हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक महिला के बारे में बताऊंगा जो कल तक हमारी आपकी तरह एक साधारण इंसान थी। उसके मरने के बाद आज लोगों ने उसे भगवान का दर्जा दे दिया। इस महिला ने 5 लोगों को नई जिंदगी दे दी। ये वो लोग थे जो मौत के दरवाजे पर खड़े थे, उनको जीवन दान दे दिया। जिन लोगों को नया जीवन मिला, जिनकी सांसें फिर से चलने लगी, उनके परिवार वालों को तो चमत्कार पर यकीन ही नहीं हो रहा। वो तो बस जीवन देने वाली इस देवी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, उसे दुआएं दे रहे हैं। आप पूछ रहे होंगे कि इस महिला ने ऐसा क्या किया, कौन सा चमत्कार किया। सूरत की इस महिला के अंगों से, बॉडी पार्ट से, ऑर्गन से 5 लोगों को नई जिंदगी मिली है। 2 और को रोशनी मिलने वाली है। यह महिला अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका दिल अभी एक दूसरी महिला के सीने में धड़क रहा है। उसके लंग्स एक दूसरी महिला के खून में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। इस महिला की दोनों किडनीज 2 इंसानों के शरीर में खून को साफ कर रही हैं। इस महिला का लिवर एक इंसान के शरीर का पावर हाउस बना हुआ है। इस महिला की 2 आंखें अब 2 और इंसानों की जिंदगी को रोशन करने के लिए तैयार हैं। इस महिला ने एक नहीं 5 लोगों को जिंदगी दी, 2 लोगों को आंखें दे सकती है। तो फिर लोग अगर इसे भगवान का दर्जा दे रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं। इसीलिए आज मैंने आज की बात की शुरुआत इस दानवीर की खबर से शुरू करने का फैसला किया। किसी को किडनी देना, दिल देना, लिवर देना, लंग्स देना, इन अंगों का ट्रांसप्लांट, ये सुनने में आसान लगता है। ऑर्गन डोनेशन कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जब आप इसकी डिटेल सुनेंगे, जब इस पूरे ऑपरेशन की तस्वीरें देखेंगे, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट आसान नहीं होता। प्रोसेस जितना कॉम्प्लिकेटेड है, उससे ज्यादा मुश्किल है। परिवार के लिए अपने परिजन के अंग दान करने का फैसला करना मुश्किल काम होता है, लेकिन सूरत के परिवार ने यह फैसला किया और इसके बाद डॉक्टर्स ने, प्रशासन ने जिस मुस्तैदी से काम किया, वो आश्चर्यचकित करने वाला है। सूरत से दिल को मुंबई, लंग्स को हैदराबाद, किडनी और लिवर को अहमदाबाद वक्त पर पहुंचाना, लिमिटेड टाइम में पहुंचाना, बिना किसी नुकसान के पहुंचाना और सारे अंगों को तुरंत जरूरतमंदों के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देना, यह बहुत बड़ा काम है। एक शरीर से ऑर्गन्स निकालकर कुछ ही घंटों में 3 राज्यों के अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती मरीजों तक पहुंचा दिया गया। 1-1 मिनट की अहमियत थी, 1-1 मिनट की प्लानिंग की गई और सब कुछ तय प्लान के हिसाब से हो गया। रात के अंधेरे में 5 लोगों की जिंदगी में रोशनी भरने वाले इस ऑपरेशन की डिटेल्स में आपको बताऊंगा, तो आपको हमारे डॉक्टर्स पर, हमारे हॉस्पिटल्स पर और हमारे प्रशासन पर गर्व होगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सूरत की हैं। रात के अंधेरे में शहर के सन्नाटे को चीरते एम्बुलेंस के सायरन की आवाज, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां, न कोई रेड लाइट, न रुकावट। तेज भागती एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं है। इस एम्बुलेंस में एक इंसान का दिल है जो जिंदा है, जो दूसरे इंसान को जिंदगी दे सकता है। इस दिल को जल्दी से जल्दी मुंबई पहुंचना है, क्योंकि मुंबई के रिलायंस हॉस्पिटल में एक ऐसा मरीज है जिसके दिल ने काम करना बंद कर दिया। अगर वक्त पर यह दिल उसे नहीं मिला तो उसकी सांसें अटक जाएंगी। इसलिए एम्बुलेंस तेजी से एयरपोर्ट की तरफ भाग रही है। इस एम्बुलेंस में जिस महिला का दिल है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो 5 लोगों को नई जिंदगी देकर गई। नाम है कामिनी पटेल। 46 साल की कामिनी सूरत के बारडोली की रहने वाली थी। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 17 मई से उनका लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन बाद में हालत ये हो गई कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। एक दिन उनका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ा और डॉक्टर ने बता दिया उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। इसके बाद उन्हें गुजरात के शेल्बी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। यहां ब्रेन सर्जरी हुई,
खून का थक्का निकाला गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हो पाया। डॉक्टर ने जी जान लगा दी, सारी कोशिशें की, सब कुछ करके देख लिया। आखिरकार परिवार को बताना पड़ा कि कामिनी पटेल का ब्रेन डेड हो चुका है, अब बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। परिवार में कामिनी पटेल के हस्बैंड, उनका बेटा, उनका भाई था। डॉक्टर से परिवार वालों ने पूछा अब क्या कर सकते हैं। डॉक्टर ने बताया कामिनी तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन उनके शरीर के सारे अंग कई लोगों को जिंदगी दे सकते हैं। परिवार चाहता तो कामिनी पटेल का परंपरा के मुताबिक अंतिम संस्कार कर सकता था, लेकिन जब डॉक्टर ने समझाया तो कामिनी बेन के परिवार ने उनके अंगों को, ऑर्गन्स को दान करने का फैसला किया। और यह फैसला आसान नहीं होता। एक पति के लिए, बेटी के लिए, बच्चों के लिए यह फैसला करना बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी मां के अंग दान कर दें। लेकिन कामिनी बेन के बेटे ने हिम्मत दिखाई। बेटे ने मां को हॉस्पिटल के बेड पर लेटे देखा, मां के सामने खड़े होकर रोया, मां के पैरों पर सिर रखकर बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहा। लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि वक्त बहुत कम है, अगर बॉडी से हार्ट को निकालकर 4 घंटे के भीतर दूसरे मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा तो हार्ट खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसके बाद परिवार वाले आईसीयू से धीरे धीरे करके बाहर चले गए। कामिनी के ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने का प्रोसेस शुरू हुआ। इसी दौरान हॉस्पिटल में एनजीओ की तरफ से यह मैसेज फ्लैश कर दिया गया कि सूरत में एक महिला ने अंगदान किया, उनके लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी, कॉर्निया डोनेशन के लिए रेडी हैं। फिर क्या था, लगातार कॉल्स आने लगे। कितने सारे लोग इंतजार कर रहे थे। देखते ही देखते हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद से डॉक्टर्स की टीम सूरत के हॉस्पिटल में पहुंच गई। हैदराबाद में एक 31 साल की महिला को लंग्स की तुरंत जरूरत थी। मुंबई के हॉस्पिटल में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एक महिला भर्ती थी। अहमदाबाद में किडनी और लिवर की जरूरत थी। सब कुछ तय होने के बाद कामिनी बेन के ऑर्गन्स को प्रिजर्व किया गया। ऑपरेशन थिएटर में हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद के डॉक्टर्स की टीम पहुंच चुकी थी। सबसे पहले कामिनी के हार्ट को हार्वेस्ट किया गया और इसके बाद लंग्स को निकालकर ऑट्स बॉक्स में प्रिजर्व किया। आइस बॉक्स में जब इसे रखा गया और उसके कुछ ही देर के बाद फिर हॉस्पिटल से सूरत एयरपोर्ट तक ऑर्गन्स को ले जाने का सफर शुरू हुआ। लेकिन सवाल 2 जिंदगियों का था, इसलिए सूरत एयरपोर्ट को रात में खोला गया। सारी एजेंसीज इकट्ठा हुई, पुलिस, लोकल प्रशासन से लेकर हर लेवल पर तेजी से काम हुआ। जल्दी जल्दी फैसले हुए। सूरत एयरपोर्ट पर मुंबई और हैदराबाद जाने के लिए चार्टर फ्लाइट्स तैयार थी। सूरत एयरपोर्ट पर सूरज डूबने के बाद न तो कोई फ्लाइट लैंड करती है और न कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती है। लेकिन सवाल 2 जिंदगियों का था, इसलिए सूरत एयरपोर्ट को रात में खोला गया। सारी एजेंसीज इकट्ठा हुई, पुलिस, लोकल प्रशासन से लेकर हर लेवल पर तेजी से काम हुआ। जल्दी जल्दी फैसले हुए। सूरत एयरपोर्ट पर मुंबई और हैदराबाद जाने के लिए चार्टर फ्लाइट्स तैयार थी। हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। एम्बुलेंस को पुलिस ने एस्कॉर्ट किया और देखते ही देखते सारे ऑर्गन्स एयरपोर्ट पहुंच गए। सूरत से हैदराबाद 940 किलोमीटर का सफर है। एयर रूट के जरिए 2.5 घंटे में लंग्स पहुंचाए गए और इस तरह सूरत से कामिनी पटेल का दिल सिर्फ 100 मिनट में 300 किलोमीटर दूर मुंबई के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। यहां रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती मुंबई की एक महिला में इस हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया। इसके बाद कामिनी पटेल की किडनी और लिवर अहमदाबाद तक सड़क के रास्ते सिर्फ 3 घंटे में पहुंचा दिए गए और रात में ही अहमदाबाद में एक महिला को कामिनी पटेल की किडनी ट्रांसप्लांट की गई, जबकि उनका लिवर 58 साल के एक और मरीज को मिल गया। परिवार ने कामिनी पटेल की आंखें भी दान कर दी हैं और देखते ही देखते 5 जिंदगियां बच गई और 2 इंतजार में हैं कि उन्हें रोशनी मिलेगी। हृदय, फेफड़े और किडनी और लीवर समयसर मुंबई, हैदराबाद और अहमदाबाद पहुंचाने के लिए 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और हृदय को सूरत से चार्टर फ्लाइट के माध्यम से 100 मिनट में मुंबई पहुंचाया गया।
फेफड़े को चार्टर फ्लाइट से, सूरत से चार्टर फ्लाइट के माध्यम से 160 मिनट के अंदर हैदराबाद पहुंचाया गया और किडनी और लीवर को रोड मार्ग से 195 मिनट्स में अहमदाबाद पहुंचाया गया। ये जो 3 ग्रीन कॉरिडोर बने उसके अंदर सूरत शहर पुलिस और हमारे राज्य की विविध शहर और ग्राम्य पुलिस का सहयोग प्राप्त हुआ। मैं आपको कामनी पटेल के हिम्मत वाले दानवीर परिवार के लोगों की बात सुनवाऊंगा और डॉक्टर्स की बात भी सुनवाऊंगा जिन्होंने जान लगा दी। लेकिन सबसे पहले उस शख्स की बात सुनाना चाहता हूं जो कामनी पटेल को भगवान का दर्जा दे रहा है। हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में 31 साल की नैना पाटिल भर्ती हैं। नैना के पति महाराष्ट्र के जलगांव में उनका इलाज कराने के लिए हैदराबाद उनको लेकर आए थे। नैना को कोरोना हुआ था। कोरोना तो ठीक हो गया, लेकिन कोरोना ने नैना के दोनों लंग्स को पूरी तरह डैमेज कर दिया। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर्स ने नैना के परिवार वालों को साफ कह दिया था किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, सारी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं, अब सिर्फ ट्रांसप्लांट ही एक उपाय है। लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए इतने जल्दी लंग्स कहां से मिलेंगे? पॉसिबल नहीं था। परिवार वाले भी क्या करते? ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं से संपर्क किया, हर जगह रजिस्ट्रेशन करवा दिया, लेकिन कई दिन तक कोई जवाब नहीं मिला। परिवार वाले हिम्मत हारने लगे थे। सिर्फ भगवान पर भरोसा था, प्रार्थना कर रहे थे। कई दिन के बाद प्रार्थना कबूल हुई, चमत्कार हुआ। अचानक 6 जून को नैना के हस्बैंड के पास सूरत से कॉल आया। कहा गया लंग्स ट्रांसप्लांट करने वाली टीम को सूरत भेज दीजिए, हो सकता है आपकी वाइफ की जान बच जाए, क्योंकि सूरत में कामनी पटेल के परिवार ने ऑर्गन डोनेट करने का फैसला अनाउंस किया था। उसी रात को हैदराबाद से मेडिकल टीम पहुंची, सारे जरूरी टेस्ट किए गए और जब लगा कि कामनी के लंग्स नैना के शरीर में ट्रांसप्लांट हो सकते हैं तो फौरन एजेंसीज को इत्तला दी गई। बिना देर किए 2.5 घंटे के अंदर लंग्स हैदराबाद पहुंच गए। उसी रात लंग्स ट्रांसप्लांट किए गए और एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रही नैना की सांसें फिर से लौटने की उम्मीद जगी। कुछ ही घंटों के बाद डॉक्टर्स ने पाया कि नैना की बॉडी में कामनी बहन के लंग्स ने काम करना शुरू कर दिया है। नैना को नई जिंदगी मिल गई। अब इसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जो महिला मौत के मुंह में थी, जो कुछ दिन की मेहमान थी, डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी, उसे कामनी बहन ने नई जिंदगी दे दी। नैना के पति इस वक्त काफी इमोशनल हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शुक्रिया के अलावा, थैंक यू के अलावा कुछ और बोल नहीं पाते। स्टेबल एंड अभी हर कंडीशन इज इम्प्रूविंग एज सेड बाय द डॉक्टर। तो ये पूरे जर्नी ये मेरे लिए एक बहुत एक सपना है। आई कांट बिलीव दिस कि ये ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है। मेरी वाइफ की जो सांसें चल रही है, इस पर ही मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है। जो हमारे डोनर है, जिन्होंने इतना मतलब मेरे पर एक ऋण किया है, मैं कभी ऐसा भूल नहीं सकता हूँ। उनकी वजह से मेरी वाइफ अभी जिंदा है। मैं वो डोनर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मीन्स आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर देम कि मैं कैसा मेरा शुक्रिया अदा करूँ। ये मेरे लिए बिल्कुल सपना है और मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता। जो चीज़ें मैं ये शब्द में मैं बयान नहीं कर सकता। सिंपली आई मीन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ देम। इनकी भावनाएं हम समझ सकते हैं और कामनी बहन के परिवार वालों की बात हम समझ सकते हैं। कितना बड़ा फैसला लिया। हैदराबाद में जिन डॉक्टर्स ने कामनी बहन की बॉडी से लंग्स को हार्वेस्ट किया और नैना के शरीर में इंप्लांट किया, वो डॉक्टर्स मानते हैं कि नैना को बचाना किसी चमत्कार से, किसी करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ऑर्गन्स को टाइमली प्रिजर्व करने का था। डॉक्टर ने बताया कि एक साथ 3 राज्यों में ऑर्गन्स ले जाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन एजेंसीज के बेहतर तालमेल की वजह से यह मुमकिन हो पाया और न सिर्फ हैदराबाद में नैना की नहीं बल्कि दूसरे लोगों की भी जान बच सकी।
इनिशियल डेज में हमने उम्मीद करी थी कि उनके लंग्स में कोई सुधार होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड ऐसी बीमारी है जहाँ पे कुछ प्रतिशत पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें लंग्स में बुरी तरह से गुब्बारे बनते हैं, एयर के बबल्स बनते हैं, जिनके फटने की वजह से लंग और भी कोलैप्स हो जाता है। और ये लंग्स में जितना निमोनिया, कोविड निमोनिया का असर है और फिजिकल लंग डैमेज जब होता है, इनमें अनफॉर्चुनेटली लंग ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई उपाय नज़र नहीं आता, क्योंकि ये जो बबल्स हैं, जो बुले जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकली, वो रिपेयर नहीं होते या हील नहीं होते ऐसे सिचुएशन में। तो इनको रजिस्टर किया गया ऑर्गन रेसिपिएंट के तौर पे। डोनर को एसेस करने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि ऑर्गन प्रिस्टीन थी, ऑर्गन की कंडीशन अच्छी थी, इट वाज यूजफुल, इट वाज कैटेगराइज्ड एज गुड फॉर अ ट्रांसप्लांट। यूनिक बात ये थी कि किसी और शहर से लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट टीम आई हुई थी, किसी और शहर से हार्ट ट्रांसप्लांट टीम आई हुई है, और हमारे हैदराबाद से हम लोग गए थे लंग रिट्रीवल के लिए। तो 3 अलग शहरों से 3 अलग जब टीम आते हैं एक चौथे शहर में और वहाँ से ऑर्गन जब रिट्रीव करते हैं, ये लॉजिस्टिकली बहुत बड़ा नाइटमेयर और चैलेंज रहता है। फ्लाइट टाइम 2.5 घंटे की थी फ्रॉम डोनर हॉस्पिटल टू द सेंटर एट हैदराबाद। ऑपरेशन में 5 से 7 घंटे लगते हैं नॉर्मली ऑर्गन के अराइवल के बाद। ये सक्सेसफुल रहा, मुकम्मल रहा। पेशेंट अब रिकवरी में है, आईसीयू में अवेक हो गई हैं। नए लंग के फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा सुधार नज़र आ रही है। पुराने लंग्स जो हैं वो पूरी तरह से निकाले गए, दोनों लंग्स, और उनको लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजा गया। हमारी उम्मीद है कि ये जो महिला है उनकी रिकवरी स्टेडी रहेगी और आगे जाके शी विल बी बैक टू अ नॉर्मल लाइफ विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 weeks, walking out of the ICU and then probably get discharged in the coming days. डॉक्टर ने ठीक कहा, यह किसी मिरेकल से कम नहीं है। इसी तरह सूरत से अहमदाबाद तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। आमतौर पर इस दूरी के लिए, इस सफर के लिए बाय रोड पूरा करने में 5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर के कारण 3 घंटे की ये दूरी 3 घंटे में तय हो गई। 5 घंटे की जो दूरी थी। अहमदाबाद के किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर में 31 साल की एक महिला को किडनी की जरूरत थी। इसी महिला के शरीर में सूरत से किडनी ट्रांसप्लांट की गई। अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में भी 27 साल की एक महिला को कामनी की दूसरी किडनी लगाई गई, जबकि लिवर के रेसिपिएंट 58 साल के एक पेशेंट हैं। मरीजों के रिश्तेदारों का, उनके परिवार वालों का सिर्फ यही कहना है कि हर तरफ से नाउम्मीद थे, इलाज कराते कराते थक चुके थे, लेकिन इंप्रूवमेंट ना के बराबर थी। मगर ऑर्गन्स की वजह से, ट्रांसप्लांट की वजह से नई जिंदगी मिल गई, टूटती सांसों को नया सहारा मिल गया। मैं उसको यही कहूँगा कि ऊपर वाले की दुआ से है ना, उसको हमको जित किडनी दी है तो उसके कुटुंब का भी लोगों बहुत सिखा दे रहे हैं ना क्या, और हम बहुत खुश हुए हैं ना किडनी देना। कब से तकलीफ? 4 साल से तकलीफ है ना, और 4 साल से हम जाना है प्राइवेट में भी गए, वहाँ पे भी हमारा खर्चा बहुत हो गया है। छिले हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे है ना एक दूसरे के डॉक्टर की सलाह सूचन प्रमाण जान पहचान तो कांटेक्ट करते रहे। तो 4 साल में या ना हम लोग डायलिसिस करते रहे। फिर बाद में हमको अठवाडिये में 3 दफ़ा डॉक्टर साहब ने बोला तुम्हारा डायलिसिस कराना पड़ेगा ना। तो मैं अठवाडिये में 3 दफ़े सोम, बुध, शुक्रवार को, इसको सुबह का 7 बजे का टाइम था तो उसको लेके मैं आता था घर से है ना। हाँ, ऊपर वाले की दया से और उनके सबकी दुआ से आने ये काम मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अब मेरे लड़के की बहू है ना सही सलामत जिंदगी जिए है ना, और मैं भी खुश, हमारा परिवार भी बहुत खुश है। मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि ये जो मिल पाना वो अभी कोरोना काल में शक्य ही नहीं था, इसलिए अनबिलीबल है। मिल पाना है बहुत मुश्किल था, भी मिल गया अभी। क्या मानते डॉक्टर ने जिस तरह से प्रयास किया है? डॉक्टर ने जो प्रयास किया वो बहुत ही बढ़िया किया। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी ये बच पाना, और बच ही नहीं पाएंगे ऐसा लगता था, लेकिन सब हो गए। यहाँ पर डॉक्टरों ने जो मेहनत की बहुत ही बढ़िया है। उस महिला के लिए तो हमारे पास शब्द ही कम है बोलने के लिए।
उस महिला के परिवार ने जो निर्णय लिया बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो 6-7 लोगों को बचा सकते, तो इसलिए बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया। और ये मुश्किल वक्त है, पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स कोरोना पेशेंट से घिरे हुए हैं, ज्यादातर हॉस्पिटल्स कोविड डेडिकेटेड बने हुए हैं। ऐसे वक्त में ऑर्गन ट्रांसप्लांट को परफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है। डॉक्टर्स का कहना है कि पहला चैलेंज तो यही था कि डोनर के ऑर्गन्स को तय वक्त में ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर तक पहुंचा दिया जाए सेफली, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी था कि रिसिपेंट और डोनर दोनों ही कोविड नेगेटिव हों। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रांसप्लांट मुश्किल था। हार्ट जब हार्वेस्ट होता है तो हार्ट की टीम होती है, लंग्स की टीम होती है हार्वेस्ट करने वाली, और हमारे यहाँ से किडनी और लीवर के लिए हमारी टीम गई थी, और लोकली जो थे वो कॉर्निया या आई को हार्वेस्ट करने की लोकल टीम थी। ये सारी टीमें एक साथ आए और इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी हार्ट को दी जाती है। हार्ट हार्वेस्ट हो जाता है तो उसको ग्रीन कॉरिडोर से एयरपोर्ट भेज के और उसको भेज दिया जाता है। फिर लंग्स होते हैं और वो उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर दिया जाता है। फिर बाद में जो लीवर है और किडनी है ये हार्वेस्ट करके हम लोग क्या कहते हैं अहमदाबाद ले आए, और उसके बाद में सोटो गुजरात ने के अंदर जो प्रायोरिटी पर पेशेंट्स थे और हॉस्पिटल थी उनको ये ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये सारी टीमें एक साथ काम करें, एक सिम्फनी की तरह होता है कि सिम्फनी के अंदर सारी टीमें एक साथ काम करनी चाहिए, तो ही ये पूरा प्रोग्राम सफल होता है। ये प्रक्रिया जटिल इसलिए हो जाती है कि जिसका जो डिजीज डोनर है या जिसको अपने कैडेवर कहते हैं वो कोविड नेगेटिव होना चाहिए, और जितने लोग को ऑर्गन मिलेगा या रेसिपिएंट्स हैं वो लोगों का HLA टाइपिंग के बाद साथ साथ में कोविड नेगेटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे टेस्ट जो कोविड के हैं नेगेटिव हों, उसके बाद में ही ये ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। इसलिए एंडेमिक सिचुएशन के अंदर जब ये प्रोग्राम चलता है तो एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद गुजरात में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये पहला केस है जिसमें एक साथ 7 लोगों को नया जीवन मिलेगा। 7 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हार्ट, लंग्स, लिवर, दोनों किडनी, इसके साथ साथ आंखें, दोनों कॉर्निया भी डोनेट किए गए हैं। ये बहुत बड़ा दान है, महादान है। पति के लिए अपनी वाइफ के अंगों को दान करने का फैसला करना, बेटे के लिए अपनी मां के ऑर्गन्स किसी और को देने पर सहमति जताना, यह आसान नहीं होता। जब मैं कामिनी के बेटे को अपनी मां के पैरों पर सिर रखकर रोते हुए देख रहा था तो आंखें भर आई, लेकिन कामिनी के बेटे ने आज जो कहा उसे सुनकर उन पर कर्फ हुआ। कामिनी के बेटे अनिकेत पटेल ने कहा, मां तो अब नहीं है, लेकिन मां का दिल तो धड़क रहा है। मां की आंखें तो बेटे को देख सकती हैं। अनिकेत ने कहा कि मां के जाने का दुख तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बात का सुकून है कि मां की वजह से कई लोगों की जिंदगी बच गई और किसी न किसी रूप में उनकी मां अब भी मौजूद है, आसपास है। आज माता जी तो नहीं है बीच में, उनका एक दुख है, लेकिन वो आज 7 अलग अलग जीव में है, मतलब मनुष्यों में है। एक ऐसा आभास है, विश्वास है कि आज वो यहाँ है। उनका जो हार्ट है, हृदय, वो आज भी धड़क रहा है किसी के शरीर में। वो फिजिकली नहीं है यहाँ पे हमारे साथ, लेकिन आज अमर है। 7 लोगों में वो जी रहे हैं अपनी जिंदगी। मतलब ये एक तरफ हमारे लिए दुखद घटना है, लेकिन दूसरी तरफ दिल को अच्छा भी लगता है कि आज 7 लोगों को उनकी परिवार के लिए तो एक आशा की किरण होगी। जिसके माता जी के शरीर में रह गया होगा उनके लिए तो ये बहुत बड़ी आशा की किरण होगी। बहुत जरूरी हो रहा है ये तो
उनके ही इतने अच्छे कर्म थे कि भगवान ने बुलाते बुलाते भी कहा कि कुछ थोड़ा और पूजा का काम करते हैं। कामिनी बहन के बेटे को, उनके पति को, परिवार के लोगों को सलाम करना चाहिए, उनके जज्बे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है और जिन्हें ऑर्गन्स मिले वो बहुत खुशकिस्मत हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन एक तरह से टैबू है, इस पर लोग बात नहीं करना चाहते। और जहां तक अंगदान करने का सवाल है तो रीति रिवाज, परंपराएं सब आड़े आ जाते हैं। सोचिए, एक परिवार ने ऑर्गन डोनेशन का फैसला किया, एक महिला के अंगदान किए गए और 5 लोगों को नई जिंदगी मिल गई, 2 लोग उस महिला की आंखों से फिर से देख सकेंगे। लेकिन आपको यह जानकर दुख होगा कि हमारे देश में 40 लाख लोगों में से सिर्फ 5 लोग ही अंगदान करते हैं। अमेरिका में 40 लाख में से 128 और स्पेन में 188 ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। एम्स के ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ORBO के मुताबिक हमारे देश में हर साल 1.5 से 2 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 8,000 ट्रांसप्लांट हो पाते हैं, बाकी लोगों को किडनी नहीं मिल पाती। इसी तरह हर साल 40 से 50,000 लिवर ट्रांसप्लांट के केस आते हैं, लेकिन सिर्फ 1,500 लोगों को लिवर मिल पाता है। इसी तरह से एक साल में कम से कम 15,000 हार्ट ट्रांसप्लांट के केस आते हैं, लेकिन सिर्फ 250 लोगों को दिल मिल पाता है। 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें हर साल कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 60,000 लोगों को ही कॉर्निया मिल पाता है। जरा सोचिए, अगर लोग ऑर्गन डोनेट करेंगे तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों की जान बच जाएगी, उनकी आंखों को रोशनी मिल जाएगी, किसी का दिल धड़कने लगेगा। इसलिए समाज को जागरूक करने की जरूरत तो है। हालांकि एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग जरूरतमंदों को अंगदान करना चाहते हैं, ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कानून, इसका प्रोसेस इतना लंबा है, इतना कड़ा है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ज्यादातर केसेस में फाइल जब तक इस टेबल से उस टेबल तक पहुंचती है, जब तक फैसला होता है, तब तक मरीज की मौत हो जाती है। आज सुबह मैंने एक पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की मदद करने की कोशिश की। 45 साल की उम्र है, अच्छे प्रोफेशनल हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 साल पहले पिता बुरी तरह बीमार हो गए, बिस्तर पर हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, सारी जिम्मेदारी जिस पर है उसे लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। वाइफ डोनेट करना चाहती हैं, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिलता। अब जो डोनर मिला है वो दूर का रिश्तेदार है, डॉक्टर्स तैयार हैं, जल्दी ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, ज्यादा वक्त नहीं है, पर इसके लिए मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, वो आसान नहीं है। दूर का रिश्तेदार होना इसके आड़े आएगा। असल में ऑर्गन डोनेशन के लिए जो कानून बने हैं वो पुराने वक्त के हिसाब से बने और उन्हें बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा कानूनों के रहते ऑर्गन डोनेशन में तेजी नहीं आ पाएगी। आगे बढ़ते हैं, सियासत की बात करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी के करीबी, उनकी कोर टीम के मेंबर जितिन प्रसाद ने आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी क्यों ज्वाइन की। जितिन प्रसाद का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना बड़ी बात क्यों है। एक तो यह कि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, राहुल गांधी की टीम में थे, मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके थे, 2 बार लोकसभा के मेंबर रहे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से खामोश थे और खामोशी की वजह उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई, सिर्फ संकेत देते रहे। असल में राहुल गांधी ने जब प्रियंका गांधी को यूपी का इंचार्ज बनाया, उसके बाद से जितिन प्रसाद की अहमियत काफी कम हो गई और इसके बाद जितिन प्रसाद कांग्रेस के उन 23 नेताओं में शामिल हो गए जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी संगठन में ऊपर से नीचे तक बदलाव करने की मांग की थी। हालांकि जितिन प्रसाद की नाराजगी को कम करने के लिए उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया, पश्चिम बंगाल के चुनाव का इंचार्ज बनाया गया, लेकिन जितिन प्रसाद यूपी कांग्रेस में अपने लिए बड़ी भूमिका चाहते थे। लेकिन जब यूपी कांग्रेस से जुड़े मामलों में उनकी लगातार अनदेखी होती रही
तो आखिरकार आज उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। आज बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने यह बात कह भी दी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी में रहकर आप अपने लोगों का काम नहीं करवा सकते तो फिर पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जितिन प्रसाद को बीजेपी की जरूरत थी, बीजेपी को भी यूपी में जितिन प्रसाद की जरूरत है, क्योंकि जितिन प्रसाद की एक पहचान है। वो जितिन प्रसाद के बेटे हैं, ब्राह्मण हैं। यूपी में ब्राह्मण नेताओं की बीजेपी को काफी जरूरत है। जितिन प्रसाद ने कहा, एक बीजेपी ही है जो सही मायनों में एक लोकतांत्रिक और नेशनल पार्टी है। बाकी पार्टियां या तो एक नेता के इर्द गिर्द सिमट गई हैं या एक राज्य में सिमट गई हैं। एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो देश हित में काम कर सकती है। कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यूपी के तराई रीजन में जितिन प्रसाद का असर है। आज रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि जितिन प्रसाद यूपी की सरकार में मंत्री रहते हुए अपने इलाके का जो रेल प्रोजेक्ट पूरा नहीं करवा पाए, वो प्रोजेक्ट उन्होंने मोदी सरकार के दौरान पूरा करवा लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि जितिन प्रसाद विकास की राजनीति करने वाले नेता हैं। बीजेपी उनके लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ा रोल देख रही है। उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में एक नैरो, एक मीटर गेज से ब्रॉड गेज लाइन कन्वर्जन स्वीकृत तो करा पाई, लेकिन उसको गति नहीं दिलवा पाए थे कि वो जल्द से जल्द खत्म हो, जल्द से जल्द वो पूरा हो काम। मोदी जी की सरकार 2014 में आए, तब ये सांसद नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सुविधाएं सुधरे, उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में काम चालू रहे, उसके लिए लगातार पीछे पड़े रहे और रेल मंत्रालय के पीछे ऐसा पड़े रहे कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया मोदी सरकार आने के बाद। तो एक प्रकार से ऐसे युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोकप्रिय नेता और जिनकी प्राथमिकता समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता, जैसे अनिल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं। बीजेपी भले जितिन प्रसाद का स्वागत कर रही हो और कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने जितिन प्रसाद जाने पर रिएक्ट न किया हो, लेकिन एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया जो बड़ा खराब था। उन्होंने कहा कि कूड़ा था, कूड़ेदान में फेंक दिया गया, और जब बाद में आलोचना हुई तो फिर इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू जरूर बोले। लल्लू जी ने कहा कि जितिन प्रसाद के जाने से न तो कांग्रेस को कोई नुकसान होगा, न ही बीजेपी को फायदा। जो नेता अपने बलबूते पर विधानसभा का चुनाव न जीत पाए, उसके आने जाने से क्या फर्क पड़ेगा। किसी नेता की पहचान क्या होती है? किसी नेता की पहचान ये होती है कि उसके पीछे कितना बड़ा जन सैलाब हो।
अगर आदरणीय जितिन प्रसाद जी इतने बड़े नेता थे तो 10 साल सांसद रहे, भारत सरकार के मंत्री रहे। आप बता दीजिए एक विधानसभा कहीं जिता पाए हो? 2017 में उनकी मर्जी से टिकट बटा, 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़े, सपा और कांग्रेस का अलायंस था, तीसरे स्थान पर थे। उसके बाद भी पार्टी ने दरिया दिली दिखाई, 2019 में उनको लोकसभा लड़ाया, कितना वोट पाए। उसके बाद भी पार्टी ने दरिया दिली दिखाई और उनको बंगाल का प्रभारी बनाया। और क्या चाहते हैं एक पार्टी से? मैं समझता हूं उनका नाम पहचान, उनके पिता का नाम पहचान कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। उनकी पहचान कुछ नहीं थी, कांग्रेस ने बनाया है उनको। पेट्रोलियम मंत्री बनाया कांग्रेस ने बनाया, तब वो पेट्रोल पंप अपना बनाए हैं। उनके परिवार के पिता को अगर मंत्री बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, तब उनकी पहचान। और जिसकी अपनी पहचान दूसरे दल से हो, पार्टी से हो, और वो पार्टी के साथ जिसको इतना मान सम्मान मिले, वो पार्टी के साथ गद्दारी करे, तो मैं समझता हूं ये विश्वासघात नहीं तो और क्या है। जितिन प्रसाद बीजेपी में इसलिए गए क्योंकि उन्हें एक ऐसी पार्टी की जरूरत थी जो उन्हें उत्तर प्रदेश में महत्व दे, और बीजेपी ने जितिन प्रसाद को इसलिए लिया क्योंकि बीजेपी को यूपी में ब्राह्मण नेताओं की जरूरत है, और खासतौर पर ब्राह्मणों में एक परसेप्शन क्रिएट करने की जरूरत है। क्योंकि बीजेपी में आजकल इस बात की बहुत चर्चा है कि यूपी में ब्राह्मण नेताओं की अनदेखी हो रही है, उपेक्षा हो रही है। यूपी सरकार में बीजेपी के अपने ब्राह्मण नेता ही ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ ठाकुरों की सुनते हैं। हालांकि योगी के सपोर्टर्स कहते हैं कि इस योगी की सरकार में दिनेश शर्मा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, श्रीकांत शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और भी कई लोग हैं। वो ये भी बताते हैं कि योगी की सरकार में की पोजीशंस पर ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ब्राह्मण हैं। लेकिन चर्चा तो है, जाहिर है चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ इस इंप्रेशन को बदलना चाहते हैं। जितिन प्रसाद की एंट्री इस दिशा में एक कदम है। आने वाले दिनों में कुछ और ऐसी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि कांग्रेस में बहुत सारे नेता राहुल गांधी के व्यवहार से नाराज हैं। एक जमाने में जितने नेता राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, उनके आसपास दिखाई देते थे, उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, ये ऐसे कुछ नाम हैं जो एक जमाने में राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा थे। इनमें से 2 बीजेपी में आ गए हैं, और सचिन पायलट कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उनसे जो वादे किए थे 10 महीने पहले, वो पूरे नहीं किए। मिलिंद देवड़ा ने आज ही कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ये नेता देख रहे हैं कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वालों का सम्मान भी होता है, उन्हें जगह भी मिलती है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हिमंता बिस्व शर्मा है, जिन्होंने राहुल गांधी के व्यवहार से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ी थी। कांग्रेस वाले उन्हें कहते थे बीजेपी तुम्हें कभी कुछ नहीं बनाएगी, लेकिन हिमंता बिस्व शर्मा अब असम के चीफ मिनिस्टर हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस के कुछ और नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यूपी में ब्राह्मण वोटर्स के अलावा सियासत का एक बड़ा मुद्दा किसान है। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, हम लोग एमएसपी की बात सुनते हैं। किसानों को डर है कि उनकी एमएसपी खत्म हो जाएगी। आज उल्टा हुआ, मोदी सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया। धान, बाजरा, मक्का, कपास, अरहर, उड़द, मूंगफली सहित कई फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जबरदस्त इजाफा किया गया है। धान की एमएसपी पर प्रति क्विंटल 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल सामान्य ग्रेड के धान की एमएसपी 1868 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर आज 1940 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। बाजरे की एमएसपी 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। पिछले साल बाजरे की एमएसपी 2150 रुपए प्रति क्विंटल थी, वो अब 2250 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। अरहर की दाल इसकी एमएसपी 300 रुपए बढ़ाई गई है। पिछले साल अरहर की एमएसपी 6000 रुपए क्विंटल थी, जो अब बढ़कर 6300 रुपए हो गई। एमएसपी का ऐलान करने के बाद
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कुछ लोग किसानों को यह कहकर भड़का रहे थे कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिया था एमएसपी थी, है और रहेगी। कम से कम अब तो आंदोलन कर रहे किसानों को हकीकत समझ आ जानी चाहिए। जब रिफॉर्म की बात आई थी तब एमएसपी के बारे में कई प्रकार की शंकाएं थी, तो उस समय मैंने भी हाउस में कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आश्वस्त किया था कि एमएसपी है और एमएसपी आगे भी रहेगी। उस वक्तव्य के अनुसार लगातार रबी और खरीफ के एमएसपी घोषित की जा रही है। सरकार गेहूं और धान का उपार्जन एफसीआई के माध्यम से कर रही है, इसलिए इसमें किसी को भी कहीं भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। एमएसपी चल रही है, एमएसपी बढ़ रही है, एमएसपी पर खरीद भी बढ़ रही है। 2014 में जब हम लोग आए थे उस समय धान का भाव 1360 रुपया कुंटल था और आज एमएसपी की बढ़ोतरी, मोदी सरकार की नीतियां, उसके परिणाम स्वरूप यह 1940 रुपया कुंटल है। बाजरा अगर देखेंगे हम तो 14-15 में 1250 रुपया कुंटल था, आज 2250 रुपया कुंटल है। उस समय मक्का को अगर हम देखेंगे तो 1310 रुपया कुंटल थी और आज 1870 रुपया कुंटल है। नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा गया कि सरकार ये बातें किसानों को क्यों नहीं समझाती, धरने पर बैठे किसानों को बात क्यों नहीं करती। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के साथ 11 बार बात कर चुकी है, आगे भी बात करने को तैयार है, लेकिन एक शर्त है, किसान जिद छोड़कर आए, कानूनों में उन्हें जो कमियां दिखती हैं वो तर्कों के साथ सरकार के सामने रखें। सिर्फ ये कहने से बात आगे नहीं बढ़ेगी कि कानून को रद्द करो। सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, उनका आदर और सम्मान करती है, इसलिए सम्मान पूर्वक किसानों के साथ 11 बार भारत सरकार ने वार्ता का आयोजन किया। उनसे पूछा कि कानून में आपत्ति क्या है, कानून का कौन सा प्रावधान आपको किसानों के विपरीत लगता है, लेकिन इसका कोई जवाब न तो हाउस में किसी राजनीतिक दल के नेता ने दिया, न किसी किसान यूनियन के नेता ने दिया, इसलिए वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह सम्मान रखती है और इसलिए जब किसान चर्चा करना चाहेंगे भारत सरकार तैयार चर्चा के लिए रहेगी। लेकिन हमने बार बार कहा है कि प्रावधान में आपत्ति है, वो आपत्ति तर्क के साथ आप बताइए, हम सम्मान सुनेंगे भी और उसका निराकरण भी करेंगे। जहां तक राहुल गांधी के ट्वीट का सवाल है, उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जिस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर किसान नेताओं से जिद छोड़ने की अपील कर रहे थे, उसी वक्त किसान संगठनों के नेता कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठकर बीजेपी को सबक सिखाने की बात कह रहे थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह बाकी कई नेताओं के साथ आज कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलने गए, नए कृषि कानूनों के खिलाफ ममता का सपोर्ट मांगा और ममता से अपील की कि वो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी आंदोलनकारी किसानों का सपोर्ट करने के लिए कहें जिन राज्यों में गैर बीजेपी दलों की सरकारें हैं। राकेश टिकैत ने ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में फलों, सब्जियों और दूध से बने प्रोडक्ट्स के लिए एमएसपी तय करने की मांग भी की। आंदोलन दिल्ली में चला हुआ है, उसकी सपोर्ट जैसे पहले यहां से हो रही थी, इसी तरह से दोबारा भी आश्वासन दिया कि हम पूरा फार्मर्स मूवमेंट के साथ में हैं। इनका धन्यवाद करते हैं और हम बंगाल को एक जो मॉडल स्टेट है उसकी तरह पे बंगाल काम करें, जो यहाँ की हॉट पॉलिसी है उन पॉलिसी पे काम करें, किसानों को ज्यादा लाभ यहाँ पे मिले, फिशरीज के किसानों को लाभ मिले, जो यहाँ का पोल्ट्री फार्म्स है उसको लाभ मिले, जो यहाँ का वेजिटेबल्स का किसान है जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा
नुकसान उसको है वेजिटेबल्स का पूरे देश में, यहाँ पे उनको ज्यादा सपोर्ट मिले, यही हम यहाँ चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पे इन सब चीजों पे मजबूती से यहाँ पे काम करें। राकेश टिकैत ने तो घुमा फिरा कर बात की, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता युद्धवीर सिंह ने साफ साफ लफ्जों में कहा, अब मोदी विरोधी खेमे की कमान ममता को संभालनी चाहिए। इस चुनाव में ममता जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूंजीवाद और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब बंगाल की जनता ने दिया, मैं उसके लिए ममता जी को और तमाम बंगाल की जनता को बधाई देता हूं। जिस तरह से ये पूंजीवादी ताकतें बंगाल को ध्वस्त करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही थी, पूरा देश, बंगाल नहीं पूरा देश चिंतित था, पूरे देश की नजरें बंगाल पे लगी थी और नजरें ही नहीं लगी थी, पूरे देश ने प्रार्थना की बंगाल में कि इस पूंजीवाद का नाश हो बंगाल में और एक बड़ी राह इस देश को देखे, वो लोगों की दुआ कबूल हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा वो पहले की तरह किसान आंदोलन का पूरा सपोर्ट करेंगी। ममता ने कहा जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाती, टीएमसी किसानों के आंदोलन के साथ है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो जल्दी ही विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों से इस आंदोलन के बारे में बात करेंगी। किसान का मूवमेंट के ऊपर में हम लोगों का पूरा सपोर्ट है। इसका सपोर्ट में हम असेंबली में रेजोल्यूशन करके भी उसको रिजेक्ट किया है। हम लोग चाहते हैं जितना दिन तक उसको डिमांड ना फुलफिल हो, इतना दिन तक वो लोगों को पूरा सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट मेरे को किया कि ऑपोजिशन का जितना चीफ मिनिस्टर है सबको साथ बात करके अगर एक दिन वो लोगों का साथ भी हम लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एक साथ में मिलके कर सकती हूँ। और उन्होंने उसका जो प्लेटफॉर्म है उसका नीचे में एक प्लेटफॉर्म बनाएगा, वो प्लेटफॉर्म में हम लोगों को भी आमंत्रित किया है जाने के लिए। हम लोगों ने कोविड थोड़ा डाउन होने के बाद इसका बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम जरूर चीफ मिनिस्टर लोगों ने जो हमारा दोस्त है हम लोगों ने बात करेंगे। ऐसा लगता है जैसे किसानों का आंदोलन अब मुश्किल में है और उसकी दो वजह हैं। पहली तो यह किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी को लेकर रही। वो लगातार कहते रहे कि मोदी सरकार एमएसपी को खत्म कर देगी, लेकिन मोदी सरकार ने लगातार फसलों की एमएसपी में इजाफा किया है। धान हो, बाजरा हो, दालें हो, कपास हो, हर फसल की एमएसपी बढ़ाई गई है। फिगर्स बताते हैं कि किसानों ने रिकॉर्ड मात्रा में अपनी फसल बेची है और एमएसपी से वो खुश हैं और पैसा डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। यह बात किसान नेताओं को समझनी चाहिए। अगर किसान का भला हो रहा है तो फिर कानूनों को वापस लेने की जिद पकड़ के बैठने से क्या फायदा। जो भी कानून बने हैं उनको एक साल इंप्लीमेंट करके देखना चाहिए। अगर किसानों को नुकसान है तो फिर उसके बाद आंदोलन करें, सबका सपोर्ट मिलेगा। कोई नहीं चाहता किसानों का नुकसान हो। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि अब यह आंदोलन राजनेताओं के हाथ में चला गया है। आज अपने ममता बनर्जी की बात सुनी, दूसरे विरोधी दलों के नेता भी लगातार जिस तरह के बयानबाजी करते हैं। अब यह किसानों का आंदोलन कम और मोदी विरोधी आंदोलन ज्यादा हो गया है। एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मॉनसून की पहली बारिश में किस तरह बीएमसी की पोल खोल दी और मुंबई के लोग कितने परेशान हैं। अब आपको दिखाता हूं कि मॉनसून की पहली बारिश में ही कैसे मुंबई के पानी ने वहां के लोगों को परेशान कर दिया। मौसम विभाग ने एक हफ्ते पहले मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। बीएमसी ने तैयारी की थी, नालों की सफाई का दावा किया था, लेकिन सारे दावे गलत साबित हुए। इस वक्त तो मुंबई में बारिश रुक गई है, पानी कम हो रहा है, लेकिन आज दिन भर मुंबई से परेशान करने वाली तस्वीरें आई। लोगों को याद आया जुलाई 2005, जब पूरी मुंबई में हर तरफ पानी पानी था, कई लोगों की मौत हुई थी। और पानी तो आज भी था। लोकल ट्रेन की रफ्तार आज भी स्लो हुई, पटरियों पर आज भी पानी भरा। मुंबई के टाउन के साथ साथ अर्बन इलाकों में भी एक बार फिर पानी भरा। अंधेरी सबवे, किंग सर्कल, सायान, माटुंगा,
ईस्टर्न एक्सप्रेस वे हर जगह बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीएमसी ने भी लोगों से कहा सावधानी बरतें, जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।